दिल्ली के विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार कर रहे अरविंद केजरीवाल पूरी दिल्ली को कांग्रेसी राज के पावर कट की याद दिलाते हैं और बीजेपी को निशाने पर लेकर कहते हैं कि अगर बीजेपी को वोट दिया तो फ्री की बिजली पानी बंद हो जाएगा। और इसी वजह से अरविंद केजरीवाल इन दिनों रेवड़ी पर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन केजरीवाल की रेवड़ी का हाल ये है कि दिल्ली में फ्री बिजली का इस्तेमाल नहीं करने वालों को भी बिल भुगतान करना पड़ रहा है। इस्तेमाल करने वालों का क्या हाल है ये तो बिल चुकाने वाले ही जानते हैं। केजरीवाल की फ्री पॉलिटिक्स पर बीजेपी ने करारा हमला किया। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने दिल्ली में केजरीवाल की फ्री वाली पॉलिटिक्स की पोल खोल दी। कपिल मिश्रा ने एक कमरा, एक पंखा, एक कूलर, एक फ्रिज का बिजली बिल 13,000 रुपए दिखाकर आम आदमी पार्टी की सरकार की पोल खोल दी। दिल्ली में राजनीतिक पारा धीरे धीरे चढ़ने लगा है। सभी पॉलिटिकल पार्टियों के नेता अब सड़क पर निकल आए हैं। खासकर बीजेपी के छोटे बड़े नेता सभी पिछले कुछ दिनों से एक रात झुग्गी में बिता रहे हैं और इस दौरान बीजेपी नेता झुग्गी में रहने वालों की समस्या जानकर उसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर डाल रहे हैं। इसी कड़ी में दिल्ली बीजेपी के उपाध्यक्ष कपिल मिश्रा ने तिमारपुर के संजय बस्ती झुग्गी में एक रात बिताई। कपिल मिश्रा ने इस दौरान एक्स पर लिखा कि झुग्गी वालों को फ्री बिजली, फ्री पानी और फ्री इलाज के नाम पर धोखा दिया जा रहा है। कपिल मिश्रा ने कहा कि केजरीवाल का सफेद झूठ झुग्गी में आने के बाद पता चल गया। केजरीवाल के बिजली का बिल 0 आने का पोल खुल गया है। मेरे हाथों में एक बिल की कॉपी है जिसमें 13,000 रुपए का बिल है। कोई बिल 1,500 का है तो कोई 1,700 का, कोई बिल 2,000 का है। एक भी बिल ऐसा नहीं जो 0 हो। गरीब लोगों से 2,000, 3,000 रुपए और 13,000 रुपए तक केजरीवाल सरकार वसूल रही है। इससे बड़ा झूठ कुछ और हो नहीं सकता। केजरीवाल की ये रेवड़ी नहीं बल्कि जहर की पुड़िया है। एक पंखा, एक कूलर और एक टीवी का बिल 13,000, 18,000 रुपए कैसे आ रहा है? दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली की राजनीति में काफी गर्माहट और कड़वाहट दोनों आ गई है। नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। अरविंद केजरीवाल ने भी दिल्ली में कानून व्यवस्था के सवाल पर केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला। वहीं बीजेपी और कांग्रेस नेता अरविंद केजरीवाल की फ्री पॉलिटिक्स को निशाने पर ले रहे हैं। कभी कभी तो ये नेता एक दूसरे पर ऐसी बातें बोल जाते हैं जो राजनीति में नहीं बोलनी चाहिए। कांग्रेस जहां न्याय यात्रा निकालकर केजरीवाल सरकार की नाकामी गिनवा रही है तो वहीं बीजेपी नेता झुग्गियों में एक रात बिताकर केजरीवाल को घेर रहे हैं। झुग्गियों में रहने वाले आम आदमी पार्टी के कोर वोटर माने जाते हैं। शायद इसी वजह से बीजेपी नेता अब झुग्गियों में रात बिताकर केजरीवाल को घेर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन, अमानतुल्लाह खान, नरेश बालियान, न जाने आम आदमी पार्टी के ऐसे कितने विधायक और मंत्री हैं जिनके ऊपर अपराध के न सिर्फ मामले दर्ज हैं बल्कि इनमें से कई जेल की हवा खाकर लौटे हैं और कई अभी अंदर ही हैं। बीजेपी आम आदमी पार्टी के इस क्राइम ग्राफ को चुनावी मुद्दा नहीं बनाए, इसलिए अरविंद केजरीवाल ने खुद आगे बढ़कर दिल्ली में अपराध को मुद्दा बनाने की कोशिश की और निशाने पर किसी दूसरे को नहीं बल्कि सीधे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को निशाने पर लिया। इसको लेकर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली का एक नक्शा जारी किया और ये साबित करने की कोशिश की कि दिल्ली में पानी का संकट है, न दवाओं का, न स्कूलों का और न खराब सड़कों का, बल्कि एक ही संकट है, बढ़ते अपराध का। इस बात को आतिशी मरलेना से लेकर सारे नेता अपनी अपनी तरह से बता भी चुके हैं, लेकिन बीजेपी ने तो पलटकर आम आदमी पार्टी की पूरी क्राइम कुंडली ही खोलकर सामने रख दी। बीजेपी की तरफ से एक नक्शा जारी किया गया है जिसका कैप्शन दिया गया है क्राइम ऑफ आप। दिल्ली बीजेपी के उपाध्यक्ष कपिल मिश्रा ने क्राइम ऑफ आप नाम का दूसरा नक्शा जारी किया जिसमें अरविंद केजरीवाल से लेकर आतिशी मरलेना तक के नाम ही नहीं बल्कि तस्वीरों के साथ उनके अपराध का पूरा ब्यौरा भी है। इस नक्शे के केंद्र में अरविंद केजरीवाल की तस्वीर है जो शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 6 महीने तिहाड़ जेल में बिताने के बाद सशर्त जमानत पर बाहर निकले। आम आदमी पार्टी के अपराधों की सारी रेखाएं केजरीवाल से ही निकलती दिखाई गई हैं। इसके एक तरफ शराब घोटाला मामले में करीब 2 साल जेल काटने के बाद जमानत पर मनीष सिसोदिया आए तो दूसरी तरफ आतिशी मरलेना जिन्होंने आतंकियों को समर्थन देने का अपराध किया, इसमें शराब घोटाला में पकड़े गए संजय सिंह भी हैं और सत्येंद्र जैन भी। वक्फ घोटाला से लेकर रोहिंग्याओं को दिल्ली में पनाह देने के आरोपी अमानतुल्लाह खान भी इस नक्शे पर चमक रहे हैं। महिला सांसद की पिटाई करने वाले विभव कुमार का चेहरा भी नक्शे में चांद की तरह चमक रहा है। चुनावी टिकट बेचने के आरोप झेल रहे संजय सिंह से लेकर पत्नी की पिटाई मामले में मंत्री पद गंवाने वाले सोमनाथ भारती के अपराध का ग्राफ भी इस नक्शे में है और ताज़ा गैंगस्टर्स के साथ मिलकर रंगदारी वसूलने वाले नरेश बालियान भी इस नक्शे में दिखाए गए हैं। मतलब कि जो भी भ्रष्टाचार या आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने के आरोपों में फंसे हैं उन सब की तस्वीर इस नक्शे में है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के ऐलान में अभी 1 महीने से ज़्यादा का वक्त बाकी है, लेकिन अभी से ये साफ दिख रहा है कि चुनावी मुकाबला बढ़ते अपराध और नेताओं के आपराधिक मामलों पर केंद्रित रहे और इस नक्शा युद्ध ने दिल्ली की राजनीति में एक नया मोड़ ला दिया।
जहां मुद्दे विकास से हटकर अपराध की ओर मुड़ गए हैं। ऐसे में आगामी चुनावों में देखना दिलचस्प होगा जनता इस नक्शा युद्ध को किस नजरिए से देखती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। अरविंद केजरीवाल विधानसभा का चुनाव जीतने या फिर कहें कि शीश महल में फिर से रहने के लिए तमाम तरह के पैतरे आजमा रहे हैं। पहले वोटर्स को फ्री पानी बिजली की बातें समझाकर बीजेपी के नाम से डराना शुरू किया, तो बीजेपी के नेता दिल्ली की झुग्गियों में रात बिताने लगे और अरविंद केजरीवाल का सारा कच्चा चिट्ठा खोलने लगे। तो केजरीवाल रेवड़ी पर चर्चा बंद कर तुरंत दिल्ली के क्राइम ग्राफ की बातें करने लगे। पता चला कि आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बाल्यान को गैंगस्टर्स के साथ मिलकर जबरन वसूली के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी इस झटके से उबर भी न पाए थे कि बीजेपी ने दिल्ली आम आदमी पार्टी के क्राइम का नक्शा जारी कर दिया और यह बता दिया कि पूरी दिल्ली तो आम आदमी पार्टी के अपराधी और घोटालेबाज नेताओं से त्रस्त है। इन सब के बीच केजरीवाल को एंटी इनकम्बेंसी की सबसे ज्यादा चिंता है। इसकी चपेट में खुद केजरीवाल भी हैं। सूत्रों का कहना है कि आम आदमी पार्टी ने हाल ही में एक सर्वे करवाया जिसमें केजरीवाल से लेकर आतिशी मरलेना, मनीष सिसोदिया से लेकर सौरभ भारद्वाज सबकी हालत खस्ता है। जिस कोचिंग मास्टर अवध ओझा को केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी में शामिल किया, उन्हें पटपड़गंज की सीट से चुनाव लड़वाने की तैयारी है। मनीष सिसोदिया के लिए दूसरी सुरक्षित सीट की तलाश जारी है। सूत्रों का कहना है कि मनीष सिसोदिया को पटपड़गंज की सीट से टिकट नहीं दिया जाएगा। ये तय है क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में जब मनीष सिसोदिया पर कोई आरोप नहीं था तब वे महज 3000 वोट से चुनाव जीत पाए थे और अब तो शराब घोटाला की कालिख लग चुकी है। ऐसे में पटपड़गंज की सीट उनको नहीं मिलेगी। अरविंद केजरीवाल अपनी सर्वे रिपोर्ट पर जमकर काम कर रहे हैं और इस वजह से कई के टिकट वे पहले ही काट चुके हैं। कई विधायकों के और टिकट काटे जाएंगे। अरविंद केजरीवाल खुद अपने लिए सुरक्षित सीट की तलाश में हैं। वे नई दिल्ली की सीट छोड़ना चाहते हैं क्योंकि यहाँ के वोटर्स शीश महल से लेकर शराब घोटाला तक केजरीवाल की सारी लीलाओं को गौर से देखकर परख चुके हैं। आतिशी मरलेना ने स्वाति मालीवाल पिटाई मामले में एक तरह से दिल्ली की महिलाओं की आंख में वे खटक रही हैं, क्योंकि जिस तरह से स्वाति मालीवाल के खिलाफ हमलों की उन्होंने अगुवाई की और विभव कुमार का बचाव किया, उससे उनकी छवि को भारी नुकसान हुआ है। सौरभ भारद्वाज ने भी अपनी सियासी जमीन खो दी। असल में लगातार 2 और 3 बार विधायक चुने जाने वाले आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ पूरी दिल्ली में एंटी इनकम्बेंसी है, जिससे केजरीवाल अंदर ही अंदर काफी परेशान हैं और वैसे भी उनके सारे चुनावी दांव एक एक कर पिटते जा रहे हैं। मतलब कि दिल्ली में अब आम आदमी पार्टी के खिलाफ एक लहर सी है जो चुनाव आते आते तूफान बन जाएगी। संसद में रैलियों में अडानी करने और अर्थशास्त्र के सबसे बड़े विद्वान बनकर देश की अर्थव्यवस्था पर ज्ञान दे रहे राहुल गांधी और हर करारी हार के बाद ईवीएम से लेकर हेराफेरी तक के आरोप लगाकर अपनी नाक बचा रहे मल्लिकार्जुन खड़गे ने कभी ये नहीं सोचा कि आखिर हर पार्टी की तरह कांग्रेस भी सदस्यता अभियान चलाती है, लाखों करोड़ों को पार्टी का सदस्य बनाती है, लेकिन जब नतीजे सामने आते हैं तो उतने वोट भी नहीं मिलते जो कांग्रेस के सदस्य हैं। सीडब्ल्यूसी की बैठक में भले ही राहुल गांधी से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूरी गर्मजोशी दिखाई, पार्टी में ऊपर से नीचे तक सब कुछ बदल डालने की बात कही, राहुल गांधी ने तो खड़गे को उन लोगों के खिलाफ खुलकर कार्रवाई करने की छूट भी दे दी जिन्होंने महाराष्ट्र के चुनाव में कांग्रेस की ऐसी तैसी करवा दी। लेकिन क्या संविधान के नाम पर लाल डायरी बांटकर राहुल गांधी ने कांग्रेस की फजीहत नहीं करवाई? क्या बेवजह धारावी को मुद्दा बनाकर राहुल गांधी ने मुंबई में कांग्रेस को बैकफुट पर नहीं ढकेला? मतलब कि कांग्रेस में बातें सिर्फ बातों के लिए होती हैं, लेकिन महाराष्ट्र में मिली शर्मनाक हार के बाद कांग्रेस में टकराव शुरू हो गया है। कांग्रेस के ही नेता पार्टी की नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं, पूछ रहे हैं आखिर ऐसा कब तक चलेगा। इसी कड़ी में कांग्रेस से सांसद कार्ति चिदंबरम ने बड़ा सवाल उठाया और कांग्रेस की डिजिटल मेंबरशिप मुहिम को पोस्ट ड्राइव करार दिया। कहा ऐसे अभियानों से पार्टी खुद को मूर्ख बना रही है। असल में तमिलनाडु युवा कांग्रेस के नेता गौतम जयसारथी ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि इंडियन यूथ कांग्रेस तमिलनाडु यूथ कांग्रेस के लिए सदस्यता अभियान की शुरुआत करने जा रहा है। अब ऑनलाइन मेंबरशिप की प्रक्रिया भी फर्जी होती जा रही है। तमिलनाडु यूथ कांग्रेस ने 2021 में 8 लाख से ज़्यादा सदस्य बनाए थे, जो कि 2014 के लोकसभा चुनाव में हासिल किए गए वोटों का 50% है। इस पोस्ट से उन्होंने बताने की कोशिश की कि जितने हमने मेंबर्स बनाए उन्होंने भी कांग्रेस को वोट नहीं दिया। गौतम जयसारथी के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए कार्ति चिदंबरम ने लिखा कि ये घोस्ट ड्राइव बंद होनी चाहिए, इससे हम सिर्फ खुद को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ऐसे कैंपेन से कांग्रेस खुद को बेवकूफ़ बना रही है। कार्ति चिदंबरम तमिलनाडु के शिवगंगा लोकसभा सीट से सांसद हैं। वे पार्टी के सीनियर नेता पी चिदंबरम के बेटे हैं। उनकी ये टिप्पणी पार्टी की मुहिम और उसकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करती है।
कार्ति चिदंबरम पहले भी कांग्रेस की पॉलिसी पर सवाल उठाते रहे हैं। जिस ईवीएम को लेकर कांग्रेस चुनाव आयोग पर हमलावर है, उसे भी कार्ति ने फालतू करार दिया था। हाल ही में उन्होंने कहा था कि मैं 2004 से ईवीएम का उपयोग करके चुनाव में शामिल हो रहा हूं। मुझे व्यक्तिगत रूप से कोई बुरा अनुभव नहीं हुआ, न ही मेरे पास ये साबित करने के लिए कोई सबूत है कि किसी तरह की हेराफेरी या छेड़छाड़ हुई है। किसी को अगर संदेह है तो उनसे पूछना चाहिए कि इसी ईवीएम से हम चुनाव जीतते कैसे हैं। इस बात का कोई साइंटिफिक डेटा नहीं है। ईवीएम में हेराफेरी हुई है। 2 गांवों से बढ़कर वक्फ बोर्ड के कब्जे में 9 लाख एकड़ से ज्यादा की जमीन चली गई। फिर भी वक्फ बोर्ड नए नए दावे करता रहता है। ऐसे में वक्फ बोर्ड पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से पेश किए गए वक्फ संशोधन बिल पर बहस तेज है। सरकार और विपक्ष में तलवारें खिंच गई हैं। इन हालातों के बीच आंध्र प्रदेश ने राज्य वक्फ बोर्ड को ही भंग कर दिया। ये फैसला ऐसे समय में आया जब कई राज्यों में वक्फ बोर्ड कब्जे और जमीन पर किए जा रहे कथित दावों के आरोपों का सामना कर रहे हैं, जिससे राजनीतिक विवाद छिड़ गया। 8 अगस्त को केंद्र सरकार ने लोकसभा में वक्फ विधेयक पेश किया, जिसमें कहा गया कि कानून का मकसद वक्फ बोर्ड के काम को सुव्यवस्थित करना है और संपत्तियों का कुशल प्रबंधन सुनिश्चित करना है। सरकार का कहना है कि वो बिल में बड़े सुधार लाने, डिजिटलीकरण, सख्त ऑडिट, पारदर्शिता और अवैध रूप से कब्जे वाली संपत्तियों को वापस लाने के लिए कानूनी तंत्र लाने की कोशिश की गई। विपक्ष ने संशोधन बिल पर कड़ी आपत्ति जताई, लेकिन केंद्र सरकार इस बात पर अड़ी हुई कि ये बिल वक्फ को काम ठीक करेगी। इसी बहस के बीच आंध्र प्रदेश सरकार ने बड़ा आदेश जारी करते हुए वक्फ बोर्ड के पिछले गठन को रद्द कर दिया। साथ ही एक नया बोर्ड गठित करने की बात कही। एन चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली टीडीपी सरकार ने पिछली वाईएसआर कांग्रेस सरकार के जरिए राज्य वक्फ बोर्ड के लिए जारी किए गए पहले के आदेशों को वापस ले लिया। भंग किए गए वक्फ बोर्ड में कुल 11 सदस्य थे, जिनमें से 3 निर्वाचित थे और बाकी 8 मनोनीत। सरकार ने एक आदेश में कहा कि वाईएसआर कांग्रेस सरकार की तरफ से गठित वक्फ बोर्ड मार्च 2023 से काम नहीं कर रहा है। उन्होंने आगे कहा कि इसमें सुन्नी और शिया समुदायों के विद्वानों और पूर्व सांसदों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। आदेश में कहा गया कि इससे वक्फ संचालन में ठहराव आ रहा है। आदेश के मुताबिक बार काउंसिल कैटेगरी में उचित मानदंडों के बिना जूनियर एडवोकेट्स का सिलेक्शन किया गया, जिससे मामले दाखिल करने वाले सीनियर वकीलों के हितों का टकराव। इसके अलावा एसके खाजा के बोर्ड सदस्य के रूप में चुनाव के खिलाफ शिकायतें दर्ज कराई गई। खास तौर से मुतवल्ली यानी वक्फ का प्रबंधन और प्रशासन करने वाले व्यक्ति के रूप में उनकी पात्रता के संबंध में कई शिकायतें की गई थी। अलग अलग अदालती मामलों की वजह से अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो पाया है। लोकसभा ने वक्फ संशोधन बिल 2024 पर संयुक्त संसदीय समिति का कार्यकाल अगले साल बजट सत्र के अंतिम दिन तक बढ़ा दिया है। विस्तार इसलिए दिया गया ताकि राज्यों समेत अन्य हितधारक जेपीसी के सामने बिल पर अपनी बातें रख सकें। जेपीसी ने कानूनी विशेषज्ञों, सरकारी अधिकारियों, राज्य वक्फ बोर्ड के सदस्यों और अन्य सामुदायिक प्रतिनिधियों से इनपुट इकट्ठा करने के लिए पहले ही कई बैठकें की हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।